बदलते भारत की शान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। किसान भाइयों बहनों, रबी फसल का बीमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ई गवर्नेंस के माध्यम से जन सुविधा केंद्र जाकर आप इसके संबंध में तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और आइए इसी के संदर्भ में दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ बीमा योजना नहीं, बल्कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने की भारत सरकार की एक सार्थक पहल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीट या अन्य बीमारियों से फसलों को होने वाले नुकसान से किसान को बचाने का एक अभियान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया सोच के तहत स्थापित ई गवर्नेंस सेवा इस योजना को चलाने में मदद कर रही है। खेती के कठिन कामों में व्यस्त दूर दराज इलाकों के किसानों की समस्या को देखते हुए अब बैंक, बीमा कंपनी और सहकारी समितियों के साथ जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के द्वार तक पहुंचा रहे हैं। देश के हर जिले, हर ब्लॉक और लगभग हर गांव में मौजूद जन सेवा केंद्र सबसे नजदीकी सरकारी सेवा केंद्र है, जहां किसान अपनी फसल का बीमा बिल्कुल मुफ्त करा सकते हैं। जन सेवा केंद्रों और ग्राम स्तर उद्यमियों की भूमिका इस तरह तैयार की गई है ताकि व्यापक स्तर पर किसान भी योजना के बारे में जाने और उसका लाभ उठा सकें। किसान ग्राम स्तर उद्यमियों से योजना के विषय में अलग अलग जानकारियां ले सकते हैं। ग्राम स्तर उद्यमी अर्थात वीएलई की जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्र के किसानों को योजना की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करें। बीमा कंपनियों या राज्य सरकार द्वारा जारी योजना प्रचार सामग्री जन सेवा केंद्र परिसर में लगाएं। किसानों की सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज किसान के मोबाइल नंबर के साथ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर वास्तविक समय में अपलोड करें। इसके अलावा वीएलई फसल बीमा लेने के बाद की सेवाओं जैसे दावों और शिकायतों के निवारण में किसानों की मदद करें। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए दौड़ भाग और लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़े। इसके अलावा जनसेवा केंद्रों का काम है ग्राम स्तर उद्यमियों के माध्यम से किसानों का नामांकन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड जानकारी और दस्तावेजों की जांच करना। किसानों से ली गई प्रीमियम राशि को निर्धारित समय के अंदर सीएससी पोर्टल द्वारा बीमा कंपनी को भेजना। कट ऑफ तिथि के बाद 7 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड जानकारी और प्रीमियम राशि का 2 बार मिलान करना। अधिक जानकारी के लिए किसान
नजदीकी जनसेवा केंद्र या अपने गांव के वीएलई से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस योजना में नामांकन के लिए जन सेवा केंद्रों में अपने सही दस्तावेज देकर निश्चिंत हो सकते हैं। जन सेवा केंद्रों द्वारा दी जा रही सुविधाएं साबित कर रही हैं कि देश का किसान अब अकेला नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और सोच किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के गांव-गांव तक पहुंची योजनाएं। फसल बीमा पंजीकरण के लिए CSC जाएं। तो किसान भाइयों बहनों, साहित्यिक गतिविधि खंड में आज जिस पत्रिका के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है खेती। आइए इसके संबंध में तमाम जानकारियां विस्तार से हासिल करें। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज जिस पत्रिका के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है खेती और इसमें हम खास तौर से बात करेंगे पशुधन विशेषांक के बारे में। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? जो ये खेती हमारी जो एक मासिक लोकप्रिय पत्रिका है, इसको किसी एक लेखक ने नहीं लिखा है। ये हमारे जो वैज्ञानिक संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पे जो वैज्ञानिक कार्यरत हैं उनके द्वारा जो लेख भेजे जाते हैं उनमें से हमने ये लेखों को चुना है और इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो ये किसी एक लेखक के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे जो समस्त वैज्ञानिकगण जो हमारे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो लेख भेजे गए हैं उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है। जी बिल्कुल। तो चूंकि एक मासिक पत्रिका है तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पशुधन के संबंध में कौन कौन सी जानकारियां जो है वो इस पत्रिका में दी गई हैं और किस तरह से ये हमारे किसानों के लिए जो है, खासकर हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए कैसे लाभकारी साबित हो रही है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो भारत जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें कृषि से आधारित जो एक वो है वो पशुपालन भी एक एक्टिविटी है। तो पशुपालन के लिए जो आमतौर पे जो देखा जाता है कि वैज्ञानिक जो जानकारी है उसकी कमी के कारण जो है बहुत हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जी, तो मैं चाहूंगी विवेक जी कि आप इस पत्रिका को दिखाएं और फिर आप ये बताएं कि ये जो पशुधन विशेषांक ये जो अंक है इसके अंदर क्या क्या है जो हमारे पशुपालक देख सकते हैं और जिनके बारे में वो जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि इस पत्रिका में हम देख पा रहे हैं हमारे जो दुग्ध उत्पादन वाले जो हमारे पशु हैं वो भी और किन किन के बारे में जानते हैं? जी, जैसा कि ये कवर पेज पर ही आपने देखकर जैसे कि बताया कि हमारे जो दुग्ध देने वाले पशु हैं उनको हमने इन पे खास फोकस किया है। जैसे कि हमारी गाय हैं, भैंसें हैं, तो उनमें किस किस तरह के जो दुग्ध, क्योंकि जो दूध देने वाले हैं वो किसान की, क्योंकि दूध बेचने से ही किसान की जो है ज्यादातर आय आमदनी होती है। तो डेयरी या फिर किसान जैसे कि अपने घर में दूध देने वाली गाय या भैंसों को पालन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से जो रोग हैं, उन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं, उन रोगों का निदान हम वैज्ञानिक जानकारी से कैसे सटीक तरीके से कर सकते हैं, ताकि जो है रोगों का समय पर अगर निदान नहीं होता है तो वो रोग जाके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से या तो हमें उस किसान को उस जानवर को फिर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसका दूध उपयोगी नहीं रह जाता है। जी, बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमें किन सटीक जो है बिंदुओं से हमें पता चलता है कि हमारे जो जानवर है वो कौन सा रोग है, उसमें उसको पहचान कर हम उसका सही समय पर निदान कर सकते हैं। दूसरा, जो जानवरों को रखने का क्या वैज्ञानिक विधि है उसके बारे में भी इस पत्रिका में हमने बताया है कि उनको क्या क्या हम खान पान के तौर पे दे सकते हैं। खान पान कैसा हो? खान पान ऐसा हो कि जो स्वादिष्ट भी हो, जो उनको पचने में आसान भी हो और जो बहुत ही कम दर पे जो है हमारा किसान भाई खरीद कर उसको पशुओं को दे सके। तीसरी, पशुओं में जो है कि गर्भधारण जो है, कृत्रिम गर्भधारण जैसे, क्योंकि पशुओं में जो है जब तक प्रजनन एक जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए किसान हमारे जो ये डेयरी पालन करते हैं, तो इसमें जो गर्भधारण जो है कि हर
वर्ष हमें कम से कम एक पशु से बच्चा प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें कृत्रिम गर्भधारण जो है पशुओं में कराना पड़ता है। तो कृत्रिम गर्भधारण के लिए जो सटीक मध्यकाल की पहचान कैसे हो, जिस समय पे अगर हम गर्भधारण की विधि को करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो है सक्सेसफुल बच्चा जो है हमें मिल जाएगा। तो उसको कैसे पहचानना है, उसके क्या लक्षण होते हैं, मध्यकाल किन जो है हमारे जो टेक्नीशियंस है किन से कराना चाहिए, उसके क्या क्या जो लक्षण होते हैं, और उसको करते वक्त किन किन खास बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेन्ड पर्सन इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे तो फिर ये प्रक्रिया पूरी विफल हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या मौसम संबंधी भी इसमें जानकारी दी गई है कि मौसम के अनुसार किस तरह से पशुओं का जो है वो रखरखाव करना चाहिए, क्या इसके बारे में भी बताया गया है? क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो पशुओं का रखरखाव जो है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे में जो दुधारू पशु हैं उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो कम होता है। तो क्या इस पत्रिका के अंदर इसके संबंध में भी कुछ जानकारी दी गई है पशुपालकों को? जी, इसमें जो जानकारी दी गई है वो एक सामान्य पूरे जो हमारा जो वर्षा ऋतु है उसको ध्यान में रख के दी गई है। जैसे कि आपने बताया कि अब सर्दियों में दूध उत्पादन कम हो जाता है पशुओं का, लेकिन इसमें जो पशुओं का रहन सहन है उसको जो बिंदुओं बताए गए हैं वो हर एक वर्षा ऋतु हमारी जो पूरा कैलेंडर है साल का उसके हिसाब से बताया गया है कि उनको जो हमें उनका जो रहन सहन का या हाउसिंग हमें करनी है या उसमें आहार उनमें किस तरह का हमें परिवर्तन करना है ऋतुओं के हिसाब से। तो उसके ऊपर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक सटीक जानकारी एक ही हमने एक लेख में प्रस्तुत की है। जी। साथ ही मैं आपसे विवेक जी ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो पत्रिका है इसका मूल्य क्या है? जी, ये पत्रिका बहुत ही न्यूनतम दर पे जो है इसको मासिक अगर हम हमारे किसान भाई या हमारे पाठक लेना चाहते हैं तो एक मात्र 30 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन अगर वो इसके सालाना ग्राहक बनना चाहते हैं तो वो 150 रुपए में इसका सालाना ग्राहक बन सकते हैं इस पत्रिका का। और इस पत्रिका में जो वैज्ञानिक और सटीक जानकारी दी हुई है उसे अपनाकर वो जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बिल्कुल। और कहाँ से इस पत्रिका को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और जितना घर से बाहर निकलें उतना, जितना कम घर से बाहर निकलें उतना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और क्या इसे ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है या ऑनलाइन भी इसे पढ़ा जा सकता है कहीं? जी, जैसा कि आपने कहा कोरोना काल है तो हमारा जो एक प्रकाशन बिक्री केंद्र है वहाँ से तो हाथों हाथ कोई भी हमारे पाठक आके इसको उचित मूल्य देकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि इस समय जितना घर से कम बाहर निकले उतना अच्छा। तो हमने जो अन्य हमारे जो चैनल हैं जैसे कि ईमेल है, ईमेल जो हमारे व्यावसायिक प्रबंधक हैं जो हमारे उनका ईमेल जो है bmicar@icar.org.in। आप एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। जी, ईमेल जो हमारे व्यवसाय प्रबंधक हैं bmicar@icar.org.in, इस पर ईमेल करके भी इस पत्रिका को जो हमारे पाठक चाहते हैं लेना वो इस पर ईमेल करके हमें अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास ईमेल की भी सुविधा नहीं है वो पाठकगण हमें लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हमारे व्यावसायिक प्रबंधक कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय न्यू दिल्ली 110012 पर पत्र लिखकर इस पुस्तिका की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कितनी भाषाओं में है, इसके बारे में भी क्या आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, ये हमारी जो ये पत्रिका है ये खाली विशेष तौर पे हिंदी की ही जो हमारी जो लैंग्वेज है उसी में प्रकाशित की जाती है। जी जी बिल्कुल। तो विवेक जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारी जो है वो एक खेती पत्रिका के संबंध में आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। और अपने आज के कृषि शिक्षा खंड में हम बात करने वाले हैं किस तरह से एग्रीकल्चरल डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री की मान्यता प्राप्त हुई है और कैसे आप कृषि के अंदर जैसे आप शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि शिक्षा खंड में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर सिंह नागर जी। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। तो डॉक्टर नागर, आज जो हमारा ये कृषि शिक्षा खंड है, इसमें आज हम आपसे कृषि शिक्षा के संबंध में जानकारियाँ लेंगे। हमारे जो युवा हैं वो आज एक बार फिर से कृषि के अंदर जो है वो अपना रुझान दिखाते नज़र आ रहे हैं, तो किस तरह से उन्हें कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। आपने बहुत सही कहा कि उनका रुझान निश्चित रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि गत वर्ष जो छात्रों ने कृषि शिक्षा के जो इम्तिहान है उसमें भाग लिया था वो पिछले वर्षों से 60% अधिक थे। तो ये दिखाता है कि उनका रुझान तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन उनको और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे इसमें आए, तो कृषि में बहुत सारे सुधार किए गए। एक तो ये कि जिस तरह से एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मेडिकल, इंजीनियरिंग इन सब का टेस्ट लेती है, वो ही कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको वो ही कंडक्ट करती है। दूसरे जो बहुत सारी फेलोशिप्स जो हैं इसमें मौजूद हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, डॉक्टरेट लेवल पे, जैसे हम यूजी लेवल पे एनटीएस देते हैं, पीजी लेवल पे एनटीएस पीजी की स्कॉलरशिप है, और जो पीएचडी है उसमें जेआरएफ 2 साल के लिए और एसआरएफ लास्ट ईयर के लिए जो, तो इस तरह से बहुत अट्रैक्टिव फेलोशिप्स उसमें हैं। और इसमें फॉरेन एक्सपोजर भी है, यूजी लेवल से ही वो शुरू हो जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो ग्लोबल लेवल पे क्या दुनिया में हो रहा है इसके बारे में वो जान सकें, समझ सकें और एक ग्लोबली वो कम्पिटेंट हो सकें जो। तो इसलिए ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से इसे आकर्षित बनाया गया है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आगे किस तरह के आप अनुभव अपने जीवन में इसके अंदर हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर नागर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो एग्रीकल्चरल डिग्री है, इसे प्रोफेशनल डिग्री की जो है वो मान्यता मिल गई है, तो इसको किस तरह से आप बताएंगे, कैसे ये लाभकारी है जो हमारे युवा हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। जी देखिए, कृषि जो बहुत बड़ा वास्ट क्षेत्र है और इसमें आप देखिए कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें भी जो मेडिकल लाइन है उसमें 30 विषय हैं, लेकिन इसमें 130 सब्जेक्ट्स जो उसमें इंक्लूड है। तो जहाँ तक इसका प्रोफेशनल डिग्री होने का सवाल है, अब कृषि शिक्षा में जो बीएससी करते हैं लड़के, बीएससी ऑनर्स की डिग्री उनको होती है, वो 4 ईयर डिग्री कोर्स है। तो जो पहला साल है उसमें हम केवल जो ट्रेडिशनल टाइप की जो ज्ञान है उसको देते हैं। सेकेंड ईयर में जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। और थर्ड ईयर में उनकी क्रिएटिविटी और उनका इनोवेशन बरकरार है, इसको करने की कोशिश की जाती है। और जो लास्ट ईयर है उसमें हमने बहुत सारे जो जैसे वो स्टूडेंट रेडी वाले जो आइटम्स हैं उन सबको रखा है, जिसमें रूरल वर्क एक्सपीरियंस एक पार्ट है उसका और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दूसरा है उसमें, और इंडस्ट्री के साथ भी टैग कर देते हैं उनको, ताकि उनको प्लांट में जा करके पूरी तरह से एक अपना उद्यम विकास करने के लिए एक पूरा एक्सपोजर उनको मिले। और हैंड ऑन ट्रेनिंग भी है और स्किल डेवलपमेंट भी है। तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़े क्षेत्र हैं जो उसमें बताया जाता है कि आपको किस तरह से अपना प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट लेआउट करने हैं, किस तरह से आगे को बढ़ना है। एक फुल फ्लेज रूप में आपको एक तरह से एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है, ताकि आप जॉब प्रोवाइडर हों, जॉब सीकर ना हो, आप रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार खोजने वाले जो। तो इस उद्देश्य को रख के इसको प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा दिया गया। तो
तो जी बिल्कुल, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे युवा जो हमारे किसान हैं उनको जो है वो आगे देख सकते हैं, उसमें आगे जो है वो अपना फ्यूचर जो है, अपना भविष्य जो है वो बना सकते हैं। तो डॉक्टर नागर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कृषि शिक्षा के संबंध में, खासकर हमारे उन युवाओं के लिए जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि के संबंध में तमाम जानकारी अभी आप लोगों ने हासिल करी और अब समय हो चुका है थोड़ा मनोरंजन करने का। तो आइए दिखाते हैं अपने आज के मनोरंजन भाग में आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।